अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वो सारे उन क्वेश्चन के हवाले से, वो जो जितने भी आपने मुझसे सवालात किए हैं कमेंट्स में। मेरी लास्ट जो वीडियो थी कि आप बिल्कुल आराम से बैठ के हमें थोड़ा सा गाइड करें, कनाडा जाने के बारे में, वहाँ की बात करें, थोड़ा सा हमें बताएं। तो मैंने वैसे तो इसके ऊपर इतनी कोई डिटेल से बात करनी नहीं थी, थोड़ी सी जो अपनी मेरी वहाँ जाने के बाद मैं वापस आई, जो हमारी जो हम जिन मुश्किलात से गुजरे वो सारी बातें मैंने आपके साथ जो है ना वो मोटी मोटी कह लें कि वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी थी। लेकिन आप लोग जो है ना बार बार कह रहे हैं किस बारे में आप बताएं, और बहुत से नीचे मेरी वीडियो के कमेंट्स भी आए कि उन्होंने कहा जी आप बताएं, क्योंकि हम लोगों का वहाँ जाने का इरादा था। तो प्लीज़ आप हमें थोड़ा-सा जो है ना वो गाइड करें कि आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, आपको क्यों नाकामी जो है ना वो हुई। तो एक तो पहली बात है, मैं आपसे थोड़ी-सी इतनी सी शेयर करती जाऊँ। जब आज मैं ग्रोसरी लेने के लिए गई तो वहाँ जब मैं मनी पे कर रही थी तो वहाँ से ना मैंने अपनी पॉकेट से ना कुछ चेन निकाल के तो वो दिया। तो वहाँ उस चेन में जो कनाडा की करेंसी थी उसके भी कुछ सिक्के पड़े हुए थे। तो वो मुझे कहने लगी है, वो लेडी कहती है कि ये यहाँ की करेंसी तो नहीं है। तो मैंने कहा ये तो सच है, कनाडा की है। तो मेरे मतलब पॉकेट में पड़ी हुई थी। तो इस वजह से जो है ना वो सारी मिक्स हो गई है। तो कहती है आप कनाडा गए हुए थे? मैंने कहा जी हाँ। तो कहती है वापस आ गए हैं? मैंने कहा हाँ, हम लोग जो है ना वहाँ गए थे लेकिन वापस आ गए हैं। कहती है मैं भी जाने का सोच रही हूँ, बल्कि भागने का यहाँ से सोच रही हूँ। तो मुझे जो है ना वो कनाडा जाना है। तो फिर मुझे ये ज़रूरी लगा कि बहुत से लोग जो है ना वो इस तरह से यूट्यूब से या डिफरेंट जो है ना वो प्लेटफॉर्म से चीज़ें जो है ना वो देखते हैं और फिर अपने लिए जो गाइडलाइन है वो बना लेते हैं, और फिर वो उस हिसाब से चलते हैं। तो बेहतर यही है कि थोड़ा बहुत जो मेरी अपनी ज़ाती राय है वो या मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है वो आपके साथ मैं थोड़ा सा शेयर कर दूं, और वो चीज़ें आप मत करें जो हम लोगों ने की हैं, जिसकी वजह से हमें थोड़ी-सी जो है ना वो परेशानी भी हुई है और नाकामी का सामना भी करना पड़ा है, जिसकी वजह से हम लोग वापस भी आ गए हैं। तो चंद चीज़ें हैं, मैं वो हाइलाइट कर देती हूँ। मुझे जो है ना वो ना तो इतना इमिग्रेशन का पता है, ना कोई इस तरह की चीज़ जो हमने फेस किया वो आपके साथ जो है ना वो थोड़ी-सी मैं शेयर करने की कोशिश करूँगी। कनाडा ये नहीं कि हम लोग आ गए, अब कोई जा नहीं सकता जी, बल्कि जाएँ और दौड़-दौड़ के जाएँ और बड़ी खुशी से जाएँ। बस चंद बातों का ख़्याल रख लें, जिसकी वजह से ये है कि आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो मैं कोई इतनी तफ़सील में नहीं जाऊँगी। हर मुल्क का एक अपना होता है, अपना वहाँ के लॉज़ होते हैं इमिग्रेशन के, उसके मुताबिक जो भी आपको चीज़ें कही जाएँ, उनको आप फ़ॉलो करें तो आप आसानी से किसी जगह भी माइग्रेट हो सकते हैं। तो यहाँ मैं बताऊँ कि जब हम लोग यहाँ से कनाडा गए तो हम लोगों ने जो मिस्टेक्स की हैं वो आप ना करें। तो वो चीज़ें मैं थोड़ी-सी अपनी ज़ुबान में ही मतलब कोशिश करूँगी कि वो बयान करूँ, क्योंकि मेरे पास इतना वो लीगल इन्फॉर्मेशन तो है नहीं। जो हमने फेस की वही आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलते हैं जी, बताते हैं आपको कि हम लोगों ने जो मिस्टेक्स की थी वो आप ना करें। वो कौन-कौन सी हैं कि सबसे पहले ये है कि वहाँ जब आप जाएँ तो आप अपना पेपर वर्क जो है ना वो बिल्कुल जो है ना वो कंप्लीट करके लेके जाएँ। तो उसमें सबसे पहली चीज़ ये आती है कि आप जब कनाडा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको सबसे पहले वो आपका जो ऐज होता है उसको देखी जाती है। उसके जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं। तो बेस्ट एज वहाँ जाने के लिए 18 से आई थिंक सो 14 प्लस है जो बेस्ट वहाँ पे है। वहाँ की इमिग्रेशन के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए वो बेस्ट है। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी एजुकेशन को देखा जाता है। इंटरमीडिएट की जो आपकी एजुकेशन होती है, या एफए जो आपने आपकी कम से कम जो एजुकेशन है वो होनी चाहिए। थर्ड जो चीज़ है वो ये है कि आपका जो भी आप काम करते हैं उसका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और बाकायदा उसके डॉक्यूमेंटेशन जो भी होती है वो होनी चाहिए। मतलब आप जहाँ पे भी काम कर रहे थे तो वो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जो भी आपका कम से कम जो है ना वो 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और दूसरी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा अहम है वो ये है कि जब आप किसी भी मुल्क में एज़ ए स्टूडेंट अगर आप अप्लाई कर रहे हैं या आप कनाडा के लिए अप्लाई कर रहे हैं,
कर रहे हैं, वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए जो है ना वो आइट्स टेस्ट पास होना बहुत ज़रूरी है। पास और फेल इसमें होता नहीं है, इसमें स्कोर होते हैं। और वो आपका वहाँ की जो पीआर है अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 6 आपका जो है वो स्कोर होना चाहिए। तमाम मॉड्यूल्स में जो टेस्ट में होते हैं उस हिसाब से आपके पास 6 होना चाहिए। तो फिर आप जो है ना अगर पीआर अप्लाई करते हैं तो आपके लिए किसी किस्म का मसला नहीं होता। हमने जो किया था मैं वो आपके साथ शेयर करूं कि जब हम लोग यहाँ से गए थे तो हम विजिट वीज़ा पे गए थे। तो ये सबसे आसान तरीका होता है किसी भी मुल्क में जाने के लिए, खसूसन कनाडा के लिए। मैं क्योंकि हमारा तो जो था मेन वो कनाडा ही था, हम लोग वहाँ पे गए हैं। तो सबसे जो आसान तरीका यही बताया गया था हमें कि आप विजिट वीज़ा अपने विजिट जो आपका स्टेटस है उसको चेंज करा के आप अपना जो है वो वर्क परमिट पे आप करवा लेंगे तो ये बहुत आसान होगा। तो बस हम भी मतलब मुख्तसरन सी इसी बात पे हो गए कि मतलब हम वहाँ जाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा और हमारे लिए कोई मसला नहीं होगा। और वहाँ पे वर्क परमिट होना बहुत ज़रूरी है, तो वो भी हम लोगों ने अरेंज कर लिया था। इसी तरह से अरेंज क्या किया था, किसी से हम लोगों ने मतलब किसी कंपनी ने हमें जो है वो जॉब ऑफर नहीं की थी, बल्कि बस जानने वाले ही थे। उन्होंने हमसे कहा था कि वो हमें वर्क परमिट दे देंगे तो उसके बाद ये है कि आप यहाँ पे आप काम कर सकते हैं और 1 साल के बाद आप पीआर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मुख्तसरन सी चीज़ें हमारे पास थी और हमें ये वे बहुत ही इजी लगा था कि जिसकी वजह से हम लोगों ने भी ट्राई की कि ठीक है ये चीज़ इस तरह से करेंगे, क्योंकि उन दिनों में ये है कि काफ़ी ज़्यादा चांसेस इसी चीज़ के थे। हमारी तरह से ना जैसे बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि हम लोग वहाँ जाएंगे तो वहाँ जाके अपना जो विजिट वीज़ा है उसको कन्वर्ट कर लेंगे वर्क परमिट पे और बस आगे हमें जॉब मिल जाएगी और उसके बाद हम लोग वहाँ पे सेटल हो जाएंगे। तो ये सब कुछ बातें जो है ना वो अगर आप लीगली अगर इन सारी चीज़ों को देखें तो ये सब चीज़ें बिल्कुल आसान नहीं है और ना ही ये सब कुछ इतना ईजी होता है। जैसे कि मेरी वीडियो के नीचे एक कमेंट था, उन लोगों ने कहा कि हम लोग भी फैमिली जो है ना वो कनाडा में मूव होना चाहते हैं और बच्चों को लेके जाना चाहते हैं और यहाँ से हम लोग वहाँ जा रहे थे। तो मेरी तो एडवाइस यही है कि ऐसा कुछ भी ना करें, बल्कि आप में से अगर कोई भी जाना चाहता है तो एक फैमिली मेम्बर वहाँ पे जाए और अपनी ये सारी चीज़ें पहले यहाँ पे आप लोग चेक करें। आपकी एज क्या है, आपने आइल्स का टेस्ट दे दिया है, उसके अलावा आपको जॉब ऑफर है। तो जॉब ऑफर भी कोई ऐसे जो है ना प्राइवेट बंदा आपको जॉब ऑफर करे तो आपको जॉब जो है ना वहाँ पे नहीं मिल जाती और ना ही वहाँ पे उस जॉब के बिहाफ पे आप जो है वो पीआर अप्लाई कर सकते हैं, बल्कि आपको वहाँ पे वो जॉब आपके लिए मतलब बेस्ट है जो कि लाइमा अप्रूव जॉब्स होती हैं, वही आगे जाके उसी से आप मतलब प्रूव करके या आगे जो है ना वो आपको पीआर जो है ना वो उसी पे मिल सकती है। इस तरह कोई प्राइवेट अगर आपको वहाँ पे कोई जॉब ऑफर करता है तो आपको वहाँ पे कहें कि पीआर मिल सकती है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो मैं जो आपको मतलब जिस बात से अवेयर कर रही हूँ वो यही है कि ये सारी चीज़ें जो है ना वो आप लोगों ने जहाँ पे भी आप बैठे हैं, यूके में है, इंडिया में है, पाकिस्तान में है, जहाँ पे भी हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप पहले उनको देखें कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। मतलब आपकी एज इस तरह की है, आपके पास मतलब एजुकेशन इतनी है, उसके अलावा आपके पास किस चीज़ का वर्क एक्सपीरियंस है और आपके पास जो आपने आइल्स का कोई टेस्ट वगैरह दिया हुआ है तो उसका स्कोर क्या है। तो उसके बाद अगर आप करेंगे तो बिल्कुल आपको कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी, बल्कि आपका चुटकियों में काम हो जाएगा। तो बाकी जो लीगल प्रोसेस होता है जितना टाइम लगता है वो तो लगता है, क्योंकि वहाँ पे 1 साल काम करने के बाद फिर आप पीआर अप्लाई करते हैं और उसके बाद ये है कि आपको वहाँ की पीआर मिल जाती है। की थी कि हम लोग जो है ना वो बस जो मैंने आपको बताया कि बस विजिट वीज़ा लिया और जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट थे तमाम जो भी हमारी जॉब के हवाले से, हमारी एजुकेशन के हवाले से, वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे छोड़ गए। उसके लिए भी हमें काफ़ी जो है ना वो प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ी, बल्कि मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में थोड़ा सा बताया था कि मेरे जितने भी पेपर थे वो यहाँ पे पड़े थे, क्योंकि वर्क परमिट तो मैंने अप्लाई करना ही नहीं था, हस्बैंड जी ने करना था, लेकिन उनके तो उस तरह से वो पेपर नहीं थे। तो फिर ये है कि उसका एक और ये था कि अगर मैं जो मतलब अगर वर्क परमिट अप्लाई करती हूँ
तो जो मेरे हस्बैंड हैं यानी आपका जो पार्टनर है या आपका स्पाउस है उसका जो वर्क है वो ओपन वर्क परमिट उसको मिल जाता है, तो फिर वो कोई भी काम कर सकता है। तो जो वर्क परमिट लेता है, जिस चीज़ का वर्क परमिट लेता है उससे तो वही काम करना पड़ता है। तो मेरा ये था कि चले मैं यहाँ पे कुछ अर्सा मैंने यहाँ पे काम किया और वो काम भी कोई इस तरह का नहीं किया था। 4 मंथ के लिए मैंने यहाँ पे काम किया था केयर वर्कर का। तो वहाँ पे ये था कि अगर मैं केयर वर्क का काम करती हूँ तो हस्बैंड जी जो दूसरा काम है कोई भी कर सकते हैं, तो वो उसके आवर्स भी जो है ना वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो वर्क परमिट लेता है उसके बस मुख्तसर से आवर्स होते हैं जिसमें आपने काम करना होता है। अब मैं ये बता रही हूँ कि ये कोई बातें मैं लीगली नहीं कर रही, क्योंकि हमारा इस चीज़ से अभी वास्ता ही नहीं पड़ा था, बस ये सारा कुछ जो है ना वो अभी प्रोसेस चल रहा था। तो फिर इस वजह से फिर जो है ना वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी हमारे यहाँ पे थे। फिर यहाँ से वो पाकिस्तान गए, यहाँ से कनाडा गए, कनाडा से हमने पाकिस्तान भेजे और वहाँ से जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है वो उनको मतलब अटेस्ट करती है और उसके बाद वहाँ से फिर वो जो कनाडा की गवर्नमेंट है उसको भेजते हैं। तो इस दौरान हमारा अच्छा खासा टाइम जो है ना वो वेस्ट हो रहा था, हमारा क्या हमारे बच्चों का बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा था, जिसकी वजह से हम लोग काफ़ी जो है ना वो परेशानी का हमें सामना करना पड़ रहा था। तो ये चीज़ें जो है ना अगर आप यहाँ से करके यहीं से अगर आप यहाँ यूके वालों को तो ये बेनिफिट भी होता है कि यहीं से अगर वो पीआर अप्लाई करना चाहे तो वो यहाँ से भी बैठ के जो पीआर है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो बहरहाल ये मुख्तसरन सी कुछ चीज़ें हैं मैंने आपको हाईलाइट की हैं। अगर मैं बहुत ही तफसील में जाऊँगी तो मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो बेहतर यही है कि सारा जो प्रोसेस है यहीं से करें। मैंने वहाँ जाने के बाद अपना जो कह लें कि 2 दफ़ा आइल्स का टेस्ट वहाँ पे दिया, जो कि मैं अब आपको क्या बताऊँ कि मैंने 2 दफ़ा दिया। पहली दफ़ा तो मुझे पता ही नहीं था कि टेस्ट जो है वो किस तरह का होता है। मुझे ये था कि यहाँ पे जैसे ब्रिटिश पासपोर्ट हासिल करने के लिए आपको इंग्लिश का टेस्ट देना पड़ता है, तो इसी तरह कोई इंग्लिश का टेस्ट होगा, लेकिन ये तो काफ़ी जो है ना वो मुश्किल है। यहाँ पे जो इतने हाईली एजुकेटेड जो लोग हैं, जो मतलब पीएचडी करने आते हैं, हाईली क्वालिफाइड लोग आते हैं, तो वो भी जो आइल्स का टेस्ट देते हैं तो उनको भी प्रॉपर जो है ना वो इसकी तैयारी करना पड़ती है। मतलब इसका जो क्लासेस लेनी पड़ती हैं, मतलब इसका सारा कुछ जो है ना वो प्रिपेयर करने के बाद और उसके बाद एक किस्म का एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो ये समझ लें एग्ज़ाम है। और यहाँ पे जो आइल्स टेस्ट में रीडिंग का जो मॉड्यूल है वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो मुश्किल है, और मुझे तो ये चीज़ें पता ही नहीं थी। पहली दफ़ा जब मैं गई तो मुझे मतलब अटेम्प्ट ही नहीं करना आ रहा था कि मैं इसको किस तरह से करूं, क्योंकि मैं तो एक अपना एक ज़हन बना के गई थी। और ये टेस्ट मेरे ख्याल में 4 या 5 घंटों का होता है। 1 घंटे का पहले होता है जिसमें आपसे मतलब मुख्तसरन जो है वो आपसे बातचीत की जाती है। आपका मतलब बोलने का जो वो होता है वो चेक किया जाता है कि आप बोल भी सकते हैं इंग्लिश या नहीं बोल सकते हैं। और उसके बाद ये है कि 4 घंटे का मुसलसल जो होता है उसमें रीडिंग राइटिंग और ये सारा कुछ आ जाता है, तो वो टेस्ट होता है। तो ये चीज़ें तो मुझे पता ही नहीं थी। तो बहरहाल ये है कि उसमें तो बिल्कुल ही लो लेवल जो था वो मेरा आया। उसके बाद फिर दोबारा से मैंने उसको रीटेक किया और दोबारा से दिया, तो उस हिसाब से भी मेरे उतने जो है ना वो जो स्कोर था वो नहीं आ सका है। तो फिर ये वहाँ पे ये इरादा किया कि अब मैं यहाँ पे क्लासेस ले लूँ और उसके बाद क्लासेस लेने के बाद फिर जो है वो मैं दोबारा से ये टेस्ट को जो है ना वो दोबारा से दे दूँगी। लेकिन ये आप बताएं कि वहाँ पे जो $350 एक दफ़ा मैंने जमा करवाए, फिर $350 एक दफ़ा जमा करवाए। तो जब आपका वहाँ पे काम भी नहीं है और वहाँ पे आप रेंट पे आपने घर भी ले लिया है, घर का खर्चा भी है, तो बहुत सी चीज़ें जो है ना मिला के आपके लिए काफ़ी जो है ना वो प्रेशर का बायस बन जाती हैं और बहुत ज़्यादा आपको जो है वहाँ पे आपकी मनी जो है ना वो स्पेंड होती है। तो अगर एक बंदा वहाँ पे अगर जाता है और उसका सारा पेपर वर्क है तो उसको तो बिल्कुल जो है ना वो मसला ही नहीं होता। तो इसलिए जो है ना वो अब मैं जो है ना ये आप मेरी किसी भी बात को आप लीगली ना लीजिएगा। एक मैं अपना जो बार बार इसीलिए कहती हूँ कि हो सकता है कि कोई इस तरह का कोई है मैं जो लीगली इन चीज़ों को जानता हो तो वो कहे कि इधर की बात उधर और इधर की उधर कर दी है। तो मैं यही कह रही हूँ कि जो मोटी मोटी हाईलाइट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो उस तरह से मुझे इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन हमने ये जो है ना वो सारी चीज़ें फेस की है कि चलें आपके साथ मैं ये चीज़ शेयर करती हूँ। लेकिन इसमें बहुत सी लीगल चीज़ें हैं जिनको मैं नहीं चाहती कि मैं उनके ऊपर डिस्कस करूँ, लेकिन हमें जो हम लोगों ने जो चीज़ें फेस की हैं वही जो है ना वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। तो आप कोशिश यही करें कि आप यहाँ से सारा पेपर वर्क करके फिर उसके बाद अप्लाई करें, तो इंशाल्लाह आपका जो है वो काम हो जाएगा।
तो हमसे मिस्टेक हुई है, वो मैं आपको काफ़ी दफ़ा इस चीज़ को रिपीट कर चुकी हूँ। और मज़ीद जो है ना कनाडा के साथ चीज़ें यहाँ की वहाँ की कंपेयर करती रहूँगी, लेकिन मज़ीद अब इन चीज़ों को मैं आपके साथ अब बार बार क्या जो है ना वो रिपीट करूँ, कुछ अच्छा भी नहीं लगता। इन बातों थोड़े को जो है ना वो आप ज़्यादा समझना और इन चीज़ों का बस आप ख्याल रखें, तो इंशाल्लाह आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। तो अभी भी हो सकता है कि ये वीडियो उस तरह से ना बहुत ज़्यादा डेप्थ में मैं इन चीज़ों के नहीं गई हूँ, मोटी मोटी मैंने आपके साथ कह लें कि हाईलाइट आपको बता दी है कि कोशिश करें कि यहाँ से अपना जो जो भी है यहाँ से बैठ के करें, बजाय इसके कि वहाँ जाएं, विजिट वीज़ा पे जाएं, वहाँ जाके फिर जो है ना वो सारी चीज़ें आप वहाँ जाके करें। तो बेहतर यही है कि यहीं से करके जाएंगे तो कभी आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो पहले फैमिली का जो भी एक मेंबर है वो जाए वहाँ जाके सारा सेटअप करे, उसके बाद अपनी फैमिली को बुला लें। तो मेरी तो एडवाइस यही है, बाकी आप लोग जो है ना वो बेहतर जानते हो। और किसी भी रिलायबल सोर्स के साथ आप रब्ता करें, किसी अच्छे वकील अच्छे लॉयर के साथ रब्ता करके उसकी एडवाइस के मुताबिक आप चलें जी। तो आइंदा के बाद जो है ना वो इन चीज़ों के बारे में मैं मज़ीद नहीं कहूँगी, क्योंकि आए दिन जो है ना वो लॉज में चेंजिंग्स आती जाती हैं। तो हो सकता है कि मैं जो बात कर रही हूँ वो बहुत पहले की और अभी जो है ना वो टोटली सब कुछ चेंज हो गया हो। तो फिर इस तरह से ये है कि लोग जो है ना वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि लोग जो है ना वो मेरी वीडियो को देख के ना तो वो परेशान हो जाएं या वो अपसेट हो जाएं कि मतलब बड़ा मसला है जी, ये हो गया वो हो गया। तो हर इंसान के अपने हालात होते हैं और उसके मुताबिक उससे वो कभी कामयाब हो जाता है और कभी नाकाम हो जाता है। तो बहुत सी ऐसी मैंने वहाँ पे जब होते थे तो हम इसी तरह से यूट्यूब निकाल के तो बहुत सी जो है ना वो चीज़ें देखते रहते थे। तो इंडिया से वो लोग भी आ रहे थे कि जिन्होंने बिल्कुल जो है ना वो कह लें कि उनको कुछ भी नहीं आता था, मतलब कुछ है कोई 8वीं पास है तो कोई बिल्कुल स्कूल गया ही नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उन लोगों के वीज़े लग रहे थे और उनको वर्क परमिट मिल रहे थे। तो कहते होते हैं कि पैसा देख और पैसा फेंक और तमाशा देख। तो पैसे जहाँ पे भी आप जितने भी आप मतलब लगाएंगे उसके मुताबिक आपको रिजल्ट मिलेगा। तो वहाँ पे भी ये है कि वहाँ पे भी लीगल एक्सपर्ट थे जिनके साथ हमने रब्ता किया था और वो हमें तमाम जो है ना वो ये सारी जो हमारी नुक्ताचीनियाँ थी इनके होने के बावजूद जो है ना वो कहते थे कि मतलब काफ़ी भारी किस्म की वो रकम मांगते थे, अगर आप ये दे दें तो उसके बाद ये है कि आपका काम हो जाएगा। तो फिर हमें जो है ना कुछ इस तरह से मुनासिब नहीं लग रहा था कि हम लोग इतनी भारी अमाउंट भी दें और फिर बाद में ये भी कहते थे जी इसकी श्योरिटी भी नहीं है, मतलब कोई लीगल एडवाइज़र भी वहाँ पे हमें जो है ना वो कोई सिंसियर नहीं मिला, जिसकी वजह से जो है ना फिर हम लोगों ने इरादा कर लिया कि वापस जाना ही बेहतर है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आने के बाद आगे की वीडियो में मैं आपके साथ जो है ना वो करती रहूँगी कि यहाँ आने के बाद हम लोग क्या फील कर रहे हैं या हमें क्या महसूस हो रहा है या क्या कुछ मतलब कर रहे हैं। कुछ चीज़ें तो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर की हैं, साथ साथ शेयर करती तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें जो है ना वो आपको पता है हमारी फैमिली में जो ट्रेजेडी हुई है उसकी वजह से डिले हो गई हैं। तो वो उस तरह से मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी, लेकिन आइंदा की जो वीडियो होगी उनमें मैं शेयर करती रहूँगी। तो ये बस मेरे थोड़े को बहुत समझिएगा, बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो कम अज़ कम जो एक मुख्तसर सी बात थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।